चैप्टर 1731-1740। लेकिन परिणाम स्वरूप जियोफैन ने एक एक करके उसकी भुजाएं काट दी। जियोफैन को गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार से वार किया, मानो वह उसे मार रहा हो। जीवन संहारक क्षेत्र में इस राक्षस की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हालांकि वह अभी भी जोर दे रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी तरह से इस व्यक्ति के बराबर नहीं था। मेरे सामने जो आदमी है वह बहुत अजीब है। दूसरे पक्ष ने ये जानबूझकर किया। क्यों? प्रतिद्वंद्वी के पास स्पष्ट रूप से उस पर अधिक शक्तिशाली आक्रमण करने की ताकत है, तो फिर उसे क्यों पीछे रहना चाहिए? आधे घंटे बाद व्यांग जनजाति के इस राक्षस के अंग हजारों बार टूट जाने के बाद वह हताश हो गया और भाग जाना चाहता था। लेकिन मरना। जियोफैन अपनी तलवार के साथ गिर गया और अंधेरे तलवार ऊर्जा ने गर्जना की, इस आदमी को मार डाला और उसकी आत्मा और शरीर एक साथ नष्ट हो गए। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। युवक, तुम बहुत अच्छे हो। जियोफैन के पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। ये व्यक्ति व्यांग जनजाति का एक बुजुर्ग है। तब से मैं किनारे पर इंतजार कर रहा हूँ। जियोफैन उसका इंतजार कर रहा है। अगर उसने अभी व्यांग जनजाति राक्षस को दबाने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया। जियोफैन को चिंता थी कि दूसरा पक्ष दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने सीधे बाहरी दुनिया से संपर्क किया। जहां तक लियांगकांग, झाओवुजी, पतितवृद्ध किंगहुआंग और रहस्यमयी दैत्य का प्रश्न है, उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। जियोफैन भी यह जानता था। वह इस मामले में भी असहाय था। सौभाग्यवश उन लोगों ने क्षेत्र के बाहर से भी बुजुर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया। अन्यथा जियोफैन वास्तव में चिंतित है कि कुछ बड़ा होगा। युवक, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मेरा दास बन जाओ। मैं तुम्हें इस गुलाम दुनिया से बाहर निकालूंगा और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। कैसा रहेगा? व्यांग कबीले के बुजुर्ग जो वहां उपस्थित हुए मुस्कुराए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे थोड़ा अजीब लगा। आपको दूसरे पक्ष से खतरा और प्रबल खतरा क्यों महसूस होता है? अभी जब तुम अंधेरे में छुपे हुए थे तो तुम्हें इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? क्यों? वह व्यक्ति समझ नहीं पाया और बहुत उलझन में था कि ऐसा क्यों। हे, एक मरे हुए आदमी के सामने आत्मसमर्पण। जियोफैन ने व्यंग्य किया। उसका इंतजार करने का इरादा नहीं था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बूम बूम। क्या? व्यांग जनजाति के बुजुर्ग को ये देखकर आश्चर्य हुआ। दूसरे पक्ष का आभामंडल अचानक फट गया, यहाँ तक कि वह कांपने लगा। ईश्वर की मृत्यु। जियोफैन ने मुक्का मारा और व्यांग जनजाति के बूढ़े व्यक्ति को तुरंत पीट कर राख कर दिया। इस आदमी को जियोफैन की पहचान उसकी मृत्यु तक नहीं पता थी। उसे तो बस इतना पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। मैं इस मानव जाति द्वारा धोखा दिया गया था। शेन यू ने कैंग यू पर मुक्का मारा, जिससे युआंगझू में सन्नाटा छा गया। क्या मानव सम्राट बहुत शक्तिशाली है, या फिर क्षेत्र के बाहर जो ताकतवर लोग हैं वे बहुत कमजोर हैं? यदि क्षेत्र के बाहर के शक्तिशाली लोग कमजोर हो जाएं तो क्या होगा? युआंगझू शाही परिवार के पूर्वज लियू बाइजान का पतन क्यों हुआ? अगले ही क्षण पृथ्वी में दाव प्रकट हुई। जियोफैन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ ही युआंगझू को स्कैन किया और उसकी अपनी ऊर्जा ने क्षेत्र के बाहर से दर्जनों राक्षसों को बंद कर दिया। हुश हुश हुश। दर्जनों काली काली तलवारों की रोशनियां आसमान में चमक रही थीं और इन दर्जनों अलौकिक राक्षसों पर वार कर रही थीं। बैंग 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 बैंग। राहत के दायरे से बाहर से आए दर्जनों शक्तिशाली राक्षस रक्त पुष्पों की तरह खिल उठे और युआंगझू में दुखद रूप से मर गए। ऐसा करने के बाद जियोफैन शून्य को चीरता हुआ चला गया। वह मदद के लिए युआंगझू भी जाना चाहता है। सब खत्म हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। महाराज, क्या यह इतना मजबूत है? ये लगता है कि युआंगझू के शक्तिशाली लोगों का एक समूह अचंभित रह गया। क्या यह इतना आसान है? महाराज ने न केवल राहत और जीवन विनाशकारी क्षेत्रों में रहने वालों को मारा है, बल्कि आपदा और जीवन नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वालों को भी मारा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, जिससे युआंगझू का बलवान व्यक्ति होश में आ गया। युद्ध जारी है, लेकिन स्थिति पूरी तरह बदल गई है। युआंगझू में राहत क्षेत्र के ऊपर शक्तिशाली बाहरी लोगों के बिना युआंगझू लड़ने में सक्षम होगा। उसे मार डालो। शाही राजा लियू त्यानियुन ने हमला किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके युडिंग क्षेत्र के बाहर के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला जो उसके खिलाफ लड़ रहा था। तो फिर जाओ और क्लेश क्षेत्र में एक अलौकिक राक्षस से लड़ो। लियू त्यानियुन के शब्द सुनिए।
येहुआंग झो के कई शक्तिशाली लोग उत्साहित थे, लेकिन शिमो ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, काय, वह लियू तियानयुन को सबसे अच्छी तरह जानती है। पता है यह आदमी क्या सोच रहा है। राहत क्षेत्र के ऊपर के दुश्मन चले गए हैं, अब जवाबी लड़ाई का अच्छा समय है। राहत क्षेत्र के ऊपर दुश्मनों के बिना येहुआन प्रांत सुरक्षित है। तियानशेन राज्य, बूढ़ा शेर वू दाओ को निगल गया और 1 दर्जन से ज्यादा राक्षसों से अकेले ही लड़ गया। वह थकावट से हौंफ रहा था और खून से लथपथ था, लेकिन वह सचमुच काफी मजबूत है। अनगिनत वर्षों के संचय ने उसे जीवन संहारक क्षेत्र में पूर्ण शिखर तक पहुंचने की अनुमति दी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरी ओर मौजूद दर्जनों अलौकिक राक्षस भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। उनमें से अधिकतर बूढ़े शेर के साथ लड़ाई में घायल हो गए थे। लानत है इस शेर पर, मैं अब इसे जीतना नहीं चाहती, बस इसे मार डालूंगी, निंगशुंग ने दांत पीसते हुए कहा। सहमत, वो मान ने उग्रता से कहा। तुम उसे मार ही डालोगी। शांग झान को ठंड लग रही थी। बाकी अलौकिक राक्षसों का भी यही विचार था। उनमें से किसी ने भी उसे नहीं मारा, लेकिन बूढ़ा शेर अत्यंत शक्तिशाली था, जिसके कारण उन्हें बार बार कष्ट सहना पड़ा। मैं अब भी तुमसे डरता हूँ। चलो, बूढ़ा शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। वह भी गंभीर रूप से घायल था और उसे अपनी जान बचाने में मुश्किल हो रही थी। सिस्कारी, इस समय एक अंतरिक्ष दिखाई दिया। जियोली समर्थन करने के लिए आया था। वरिष्ठ जिन। जियोली मुस्कुराया। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। हालांकि उसकी आभा अपने चरम पर नहीं थी, लेकिन उसकी चोटें ठीक हो गई थी। दादी, आपको एक सहायक माना जा सकता है। मुझे लगा कि मैं यहीं मर जाऊंगा। बूढ़े शेर ने राहत की सांस ली। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद सीनियर, जियोली ने कहा। शांग झान, निंगशुंग और अन्य सभी ने जियाओली को देखा। राहत क्षेत्र का तीसरा स्तर। लोगों का एक समूह जोर से हंसने लगा। मुक्ति के क्षेत्र का तीसरा स्तर होने का क्या फायदा है। जीवन हत्या के क्षेत्र में इन दर्जन भर से अधिक अलौकिक राक्षसों ने जियाओली को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। राहत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर बस एक गुलाम दुनिया प्राणी। हम बाहरी दुनिया से आए इन दुष्ट प्रतिभाशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, और क्षेत्र की दृष्टि से वे इस व्यक्ति से कहीं अधिक ऊंचे हैं। हालांकि उसके बगल में बैठा बूढ़ा शेर शांत भाव से देख रहा था और जाहिर तौर पर राहत महसूस कर रहा था। ये किसी भी तरह से दिखावा नहीं था। वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि जियोली कितनी ताकतवर है। वह प्राचीन पवित्र निकाय है, जो समान स्तर पर अजेय है, और स्तरों को पार करके उसे चुनौती देना खेल खेलने के समान है। लड़के, घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें खुशी देने पर विचार करूंगी, वो मान ने ठंडे स्वर में कहा। किनारे पर खड़े अन्य लोग अपने चेहरों पर चंचल भाव के साथ जियाओली को देख रहे थे। युद्ध। इस समय जियोली अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी अपनी सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसका राजसी खून फट गया, जैसे युद्ध के प्राचीन देवता दुनिया में आ रहे हों। क्या जियो लिबेन की आभा भयानक रूप से शक्तिशाली थी, उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, बल्कि उनसे बेहतर भी थी। जब ये अलौकिक राक्षस अचेत हो गए, तो जियाओली पहले ही उनकी ओर बढ़ चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से इन लोगों के जादुई हथियारों का विरोध करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। बैंग 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 बैंग। क्षेत्र के बाहर से आए ये राक्षस हैरान रह गए। ये व्यक्ति उस बूढ़े शेर से कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि उसने जो ताकत दिखाए, उससे ये पता चलता है कि वह बूढ़े शेर से भी अधिक शक्तिशाली था। बूंग जियोली को सही अवसर मिला और उसने मुक्का मारा। इस मौके में असीम गति थी, इसके चारों ओर चमकदार सुनहरी रोशनी और गड़गड़ाहट थी। एक मुक्के से डेथ स्लेइंग दायरे के चौथे स्तर पर एक चुड़ैल भगवान कबीले के राक्षस का शरीर टुकड़ों में टूट गया। हा 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 हा, ठीक है ठीक है ठीक है। बूढ़ा शेर उत्साह से दहाड़ने लगा और फिर से जानलेवा बन गया। वह भी युद्ध में जाकर बदला लेना चाहता है। अब तियानशेन प्रांत में स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो गई है। अब अंधकार में कोई महान शक्ति छिपी नहीं है। जियोली अकेले अजेय है। बेशक इसका उद्देश्य किसी बाहरी राक्षस समूह द्वारा घेर लिया जाना नहीं है, लेकिन अगर हम घिरे भी हों तो भी कोई बात नहीं। जब तक वे जियाओ फैन के वापस आने तक टिके रह सकते हैं, तब तक ये ठीक है। किंगहुआंग राज्य में लगभग क्षयग्रस्त किंगहुआंग अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि उसकी ताकत अपने चरम से बहुत दूर थी। उसने अकेले ही क्षेत्र के बाहर से शून्य क्षेत्र में वापसी के बुजुर्गों को परास्त कर दिया और किंगहुआंग द्वारा दबा दिया गया और पीटा गया। झाओ हुजी ने मुहर खोली और उसकी ताकत भयानक थी।
जो उसके 70,000 वर्षों के दमन और क्रोध को उजागर कर रही थी। लियांग कान के लिए भी यही सच है। गायब होने से पहले यह उसकी आखिरी लड़ाई है। वह मौत से नहीं डरता। दूसरे शब्दों में, वह न केवल जीतेगा या हारेगा, बल्कि अंत में वह मरेगा भी। रहस्यमय दानव प्रकट होता है और युद्ध का रुख पूरी तरह बदल देता है। और जियो फैन ने अभी अभी युआंगजू छोड़ा है। उनका अगला पड़ाव सीधे वुहुआन प्रांत था। अब ये बड़ा राज्य अव्यवस्था में है, हर जगह खंडहर है। लिन हुआन, यानपिंग, निंग्यान, झेंग तियानेवान और तियानशिन मंदिर के अन्य बुजुर्ग क्षेत्र के बाहर से आए राक्षसों के साथ खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पहुंचते ही जियो फैन को यह महसूस होने लगा कि कहीं क्षेत्र के बाहर से कोई शक्तिशाली व्यक्ति अंधेरे में छिपा तो नहीं है। कोई भी तो नहीं, जियो फैन ने बड़बड़ाया। इस क्षेत्र से बाहर के बुजुर्ग लोग अन्य बड़े राज्यों में छिपे हुए हैं। लेकिन यह एकमात्र अपवाद है। क्या ऐसा हो सकता है कि वुहुआन प्रांत बहुत अधिक बंजर है? आभासी दुनिया में लौटने वाले अलौकिक क्षेत्र के उन बुजुर्गों को नहीं लगता कि यहाँ मजबूत लोग होंगे। यदि ऐसा है तो ये बात सही प्रतीत होती है। जियो फैन ने एक सांस छोड़ी और अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ सभी दिशाओं की खोज की और पाया कि यहाँ जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र में कोई अलौकिक राक्षस नहीं थे। राहत क्षेत्र से केवल कुछ ही अलौकिक राक्षस हैं। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बांझ होने के भी अपने फायदे होंगे। जियाओ फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा था कि वो हुआंगझो सबसे बुरा होगा। परिणाम विपरीत निकला। अगले ही पल स्वर्गीय दंड और सांसारिक विनाश हाथ में दिखाई दिया और जियो फैन की आत्मा वुहुआंगझो में कई अलौकिक राक्षसों पर बंद कर दी गई। हुश हुश हुश, सैकड़ों तलवारों की ऊर्जा हवा में उड़ी। इन तलवार ऊर्जाओं ने विनाशकारी शक्ति के साथ इन सभी अलौकिक राक्षसों को मार डाला। स्वर्गीय मंदिर के बुजुर्गों के खिलाफ लड़ने वाले अनगिनत अलौकिक राक्षस रक्त धुंध में बदल गए। उनमें से कुछ को तो ये भी पता नहीं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसलिए वे चले गए। जियो फैन अचानक स्तब्ध रह गया और भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसे सांस में उतार चढ़ाव महसूस हुआ था। वुहुआंगझो में क्षेत्र के बाहर से आए शक्तिशाली लोग हैं, बस अभी वह स्थान का पता नहीं लगा सका। जियो फैन की आंखें ठंडी थीं और उसने शून्य में देखा। क्या ये वहां है? अगले ही पल जियाओ फैन ने तलवार से शून्य को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश उसकी तलवार से 2 टुकड़ों में बंट गया हो। वुहुआंगझो में असंख्य प्राणी स्तब्ध रह गए। ये सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो जाता है। यहाँ तक कि लिन जुआन और यानपिंग को भी यह समझने का समय नहीं मिला कि क्या हो रहा था। जो शत्रु लड़ रहा था वह कारण मर गया। आकाश 2 टुकड़ों में बंट गया। शून्य को काटकर खोल दिए जाने के बाद अंदर कुछ और है। यह एक बड़ा पर्दा है जिसमें सुनहरी रोशनी चमक रही है। जादू। जियो फैन आश्चर्यचकित था। इस वुहुआंगझो ने वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र छुपाया था। एक मानव सम्राट के रूप में वह ये बिल्कुल नहीं जानता था। जियो फैन ने अभी अभी महसूस किया कि क्षेत्र के बाहर से आए शक्तिशाली व्यक्ति की आभा इस सुनहरे प्रकाश वाले पर्दे से निकल रही थी। दूसरी पार्टी अंदर है। दूसरा पक्ष क्या करने जा रहा है? अगले ही पल जियो फैन गायब हो गया और सीधे बैरियर में प्रवेश कर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति क्या करने जा रहा है, बस उसे मार डालो। अगले ही पल जियो फैन की आकृति प्रकाश पर्दे में प्रवेश कर गई। ये इधर उधर देखकर उसने भौहें सिकुड़ी। इसका और कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि अंदर की आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है। प्रवेश करने से ठीक पहले जियो फैन ने महसूस किया कि प्रकाश पर्दे के पास आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अंदर एक गुफा है। ये स्थान वास्तव में एक विशाल वेदी है जो बाहरी दुनिया से निरंतर आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करती रहती है। जियाओ फैन ने शुरू में सोचा था कि कई साल पहले वुहुआंगझो में हुई लड़ाई ने उसकी नींव को नुकसान पहुंचाया था और इसके परिणामस्वरूप उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त हो गई थी। अब देखिए, ऐसा लगता है कि वुहुआंगझो की आध्यात्मिक शक्ति हमेशा इस रहस्यमय वेदी द्वारा निगल ली गई है। यही वजह है कि बाहरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी पतली है, लेकिन यह वेदी कब अस्तित्व में आई? ये क्यों अस्तित्व में है? ये किसने किया? जैसे ही जियो फैन का दिमाग तेजी से चल रहा था, उसने अभी अभी आभा का पता लगाया। हे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पाया गया। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वेयान कबीले, जियो फैन ने बड़बड़ाया। दूसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जित आभा बहुत मजबूत थी। यहाँ तक कि शून्य वापसी क्षेत्र में भी वह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। निश्चित रूप से यह उस शून्य रिटनर से कहीं अधिक है जिसे उसने पहले मारा था। छोटे आदमी,
तुम बहुत अच्छे हो। तुम अभी हमारे कबीले के बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को मारने में सक्षम थे। वेयान कबीले के बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से बात की और तीनों प्रमुखों ने एक साथ जियो फैन को देखा, आश्चर्य व्यक्त किया। ये जगह कहाँ है? जियो फैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। भले ही दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वह अभी भी डरा नहीं है। यहाँ हजारों साल पहले छोड़ा गया अवसर इतने सालों से पोषित किया गया है, अब इसे छीनने का समय आ गया है। वेयांग जनजाति के बूढ़े व्यक्ति ने इसे छिपाया नहीं और मुस्कुराते हुए कहा। शब्दों के गिरने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे खींचने के लिए कीवी का उपयोग किया। वेदी पर प्रकाश चमकता है। आध्यात्मिक शक्ति की एक भयानक लहर उठी। आध्यात्मिक शक्ति का ये समृद्ध सार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति है जो हजारों वर्षों से वुहुआंगझोउ में विकसित हुई है, और यह सब यहाँ समाहित हो गई है। गुलामों की दुनिया में क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं? केवल आध्यात्मिक शक्ति ही मेरी आंखों में प्रवेश कर सकती है। दुर्भाग्य से आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत कम है, इसलिए मैं इसे पहले संग्रहित करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आध्यात्मिक शक्ति का असीम सार एक आध्यात्मिक मनके में संघनित हो गया। इस मनके से जियो फैन ने वुहुआंगझोउ की आभा को महसूस किया। क्या ये वुहुआंगझोउ की हजारों वर्षों की आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है? अच्छा ऐसा है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। अभी अभी उसने अपनी आत्मा का उपयोग करके एक ही समय में सभी चीजों के बारे में पूछताछ की। वानजियांग ने बताया कि यहाँ एक आइसोलेशन स्किल है। यदि आप नजदीक नहीं जाएंगे तो वह भी इसका पता नहीं लगा पाएगा। अपने उत्थान के बाद जियो फैन शायद ही कभी वुहुआंगझोउ आए। वह अपनी इच्छा से आकाश को चीर नहीं सकता था, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो राज्य के बाहर स्वर्गीय दाओ जो क्यूशू को नियंत्रित करता है, उसे इस बारे में पता होना चाहिए। दयाबले ही जियो फैन तियांदाओ को नहीं मारता तो भी दूसरा पक्ष उसके साथ सहयोग नहीं करेगा। वेयांग जनजाति के बूढ़े व्यक्ति ने लालच भरी नजरों से लिंगजू को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लिंगजू को खींचने की कोशिश की। आत्मा का मनका हवा में उठा और धीरे धीरे बूढ़े आदमी की ओर उड़ चला। किसी क्षेत्र में हजारों वर्षों का आध्यात्मिक सार, यहाँ तक कि जो लोग शून्य क्षेत्र में लौट आए हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। लेकिन आना, जियो फैन अचानक जोर से चिल्लाया। आध्यात्मिक मनका जो मूल रूप से बूढ़े आदमी की ओर उड़ रहा था, अचानक अपनी दिशा बदल दी और जियो फैन की ओर उड़ गया। क्या? वेयांग जनजाति का बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। तभी उसकी आंखों में भय और हत्या की मंशा चमक उठी। मूल रूप से वह जियो फैन को इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि जियो फैन अच्छा है और उसे गुलाम के रूप में लेने का विचार है, लेकिन इस अपने निषेध का उल्लंघन किया। वेयांग जनजाति का बूढ़ा आदमी गुस्से में था। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह एक पल में जियाओ फैन के पास आया और उसे हथेली से नीचे गिरा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस मौके ने वुहुआंगझोउ के शून्य को इस तरह कांपने पर मजबूर कर दिया मानो वह उसके दबाव का सामना नहीं कर सकता। ये बूढ़ा आदमी शून्य क्षेत्र में वापसी के 9वें स्तर के शिखर पर है और 100 हाथी क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर है। उसकी हथेली के नीचे, यहाँ तक कि जीवन हत्या क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति भी निश्चित रूप से उसके द्वारा मार डाला जाएगा। लेकिन रोल जियाओ फैन शांत दिख रहा था। उसने स्पिरिट बीड को अपने हाथ में खींचकर उसे बाहर निकाल दिया। ये लात सामान्य लग रही थी, लेकिन इसमें एक अजेय शक्ति थी और इसने वेयांग कबीले के बूढ़े व्यक्ति को सीधे लात मारी जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। पफ्फत, ये कैसे संभव है? वेयांग जनजाति का बूढ़ा आदमी हैरान था। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। बस एक किक। क्या उसे वास्तव में जीवन संहारक क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक गुलाम दुनिया के प्राणी द्वारा लात मारकर भगा दिया गया था? ये तथ्य कि दास दुनिया में एक जीवन हत्या करने वाला प्राणी प्रकट होगा उसे चौंका गया। अंत में वो गुलाम दुनिया से इस प्राणी को हरा नहीं सका। बूढ़े आदमी को लगा कि वह पागल हो रहा है और गिरने वाला है। उसे लगा कि सब कुछ बहुत स्वप्निल था। जियो फैन ने आत्मा के मोतियों को देखा और एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। क्या बढ़िया खजाना है। जियो फैन मुस्कुराया। इस आध्यात्मिक मनके से जियो फैन ने वुहुआंगझोउ के लग ड्रैगन की सांस को भी महसूस किया। मूलतः भाग्य का ड्रैगन इतना कमजोर था क्योंकि पूरे वर्ष वेदी उसे खा जाती थी। जियो फैन ने आत्मा के मोतियों को अपने भंडारण बैग में डाल दिया और वेयांग जनजाति के बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है, तुम मरने के लायक हो। ये शब्द कहने के बाद जियो फैन बाहर चला गया। नहीं, वेयांग जनजाति का बूढ़ा व्यक्ति भयभीत हो गया।
और अंततः जियाओ फैन ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पीट कर मार डाला। हालांकि वेयान कबीले का ये बुजुर्ग मजबूत है, लेकिन आज जियाओ फैन के विचार में ये बस इतना ही है। बूढ़े आदमी को मारने के बाद जियो फैन ने वेदी को देखा। यह अच्छी बात है, कितने दुख की बात है, जियो फैन फुसफुसाया, और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने मुक्का मारा और वेदी को नष्ट कर दिया। यदि उसे यह वेदी पहले मिल जाती तो शायद जियो फैन के पास अन्य उपयोग होते, लेकिन अब ये संभव नहीं है। उन्होंने वानशियांग से ये भी पूछा कि क्या ये वेदी बनाई जा सकती है। संरचना और वेदी परस्पर जुड़े हुए हैं। वानशियांग ने उसे बताया, इसे बनाया जा सकता है, लेकिन समस्या की आवश्यक सामग्री जियोझोउ पर उपलब्ध नहीं है। जियो फैन ने समझा कि सामग्रियों की कमी एक पहलू है, और हो सकता है कि बाहरी दुनिया ने पहले भी इसे लूटा हो। इस तरह की बात बहुत आम है और यह असंभव नहीं है। वेदी को नष्ट करने के बाद जियो फैन मुड़ा और बाधा प्रकाश पर्दा छोड़ दिया। अपने हाथ की एक लहर से उसने प्रकाश के पर्दे को भी नष्ट कर दिया, जिससे वह जियोझोउ से पूरी तरह गायब हो गया। हाँ महाराज, नमस्कार महाराज, नमस्कार महाराज। जियो फैन को देखकर लिन हुआन, यानपिंग और अन्य लोगों ने सलामी दी। अभी अभी जियो फैन प्रकट हुआ और उसने उन्हें शक्तिशाली दुश्मन को पल भर में मारने में मदद की। वे अभी भी एक ट्रांस में थे। जब तक जियो फैन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी कदम उठाया था वह जियो फैन था। अब स्वर्गीय देव मंदिर के बुजुर्ग जियाओ फैन का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि झेंग तियानयुआन ने भी जियो फैन की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। क्षेत्र के बाहर बचे हुए दुष्टों को मार डालो, किसी को भी जीवित न छोड़ो। जियो फैन ने शांति से बात की और फिर वह शून्य को चीरकर चला गया। हाँ हाँ, लिन हुआन, यानपिंग, झेंग तियानयुआन और अन्य लोग हत्या की मंशा से जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुक्ति के क्षेत्र में बाहर से कोई भी दुष्ट व्यक्ति नहीं है। वे अंततः अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अगला हुआंगझोउ में क्षेत्र से बाहर के बचे हुए दुष्ट लोग हताश हैं। वे स्पष्टतः गुलाम दुनिया में उत्पीड़न और लूटपाट करने आए थे। अब क्यों विद्रोह? जियो फैन के जाने के बाद वह तेज गति से पाताल लोक की ओर भागा। उन्होंने मानव सम्राट के राजदन के माध्यम से यह महसूस किया कि सबसे खराब स्थिति पाताल लोक में थी। पाताल लोक राज्य में दानव सम्राट अब मानव रूप में है। उसका सुंदर चेहरा पीला और कमजोर है और उसके दो लंबे पैर धीरे धीरे विदेशी राक्षसों द्वारा काटे जाने से ठीक हो रहे हैं। हे, हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो और हमारी पालतू बन जाओ। तुम्हारे पास अभी भी जीने का मौका है, अन्यथा तुम केवल मर सकते हो। दानव सम्राट के सामने रिलीजिबल दायरे में एक चुड़ैल राक्षस ने हल्के से कहा। तुम सपना देख रहे हो। दानव सम्राट क्रोधित था, लेकिन अब वह चरम पर अपनी शक्ति का 20% भी नहीं लगा सकता था। गुप्त क्षेत्र में बख्तरबंद योद्धा सहायता के लिए आए, लेकिन इससे स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और पाताल राज्य को थोड़ी देर और टिके रहने का मौका मिला। जब बख्तरबंद योद्धाओं का वध किया गया, दानव सम्राट पुनः निराशा में डूब गया। वह अभी भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रही है, अन्यथा उसे मार डालो। वेयान कबीले का एक राक्षस आया। उसने अभी अभी 3 सुनहरे कवचधारी योद्धाओं को मारा था। वह खून और ऊर्जा से भरा हुआ था। वह एक मजबूत आदमी था जो अपने शरीर को साधने पर ध्यान केंद्रित करता था। हे, नुजी राक्षस कबीले की रानी, ऐसे व्यक्ति को अपने पेट के सामने आत्मसमर्पण करवाना एक खुशी की बात होगी। यह अफसोस की बात है कि इस बदबूदार महिला को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। अब ऐसा लगता है कि उसे मार डालना ही एकमात्र रास्ता है। वुशेन कबीले के राक्षस ने उपहास किया और रुचि खो दी। उसने दानव राजा को मारने की योजना बनाई। दानव राजा की आभा क्षीण होती जा रही थी। अगर वह इस तरह के विदेशी राक्षस का सामना करती तो वह एक पल में मर जाती, लेकिन उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखें भयानक लड़ाई के इरादे से फटी हुई थीं। जियो फैन, तुम कमीने! दानव राजा ने आकाश को कोसा और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा। दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। मरने से पहले वह बहादुर और साहसी थी। अंततः उसने उन शब्दों को कोसा जो 300 वर्षों से उसके हृदय में दबे पड़े थे। वुशेन कबीले और वेयान कबीले के राक्षस आश्चर्यचकित थे। जियाओ फैन कौन है? लेकिन उनका आश्चर्य केवल क्षण भर के लिए था। यदि गुलाम दुनिया की राक्षस रानी समझौता नहीं करती है तो बस उसे मार डालो। क्या मेरी पीठ पीछे मेरा अपमान करना वास्तव में ठीक है? इसी समय पाताल लोक के ऊपर कहीं से एक हल्की आवाज आई।
मूलतः निडर राक्षस राजा स्तब्ध रह गया तथा उसका शरीर वहीं जम गया। क्या वह व्यक्ति पास में है? क्या वह सिर्फ मरने की कोशिश कर रही थी? कौन है भाई? वुशेन कबीले और व्ययान कबीले के राक्षस भी दंग रह गए। वे ये पता नहीं लगा सके कि आवाज किस दिशा से आ रही थी। दूसरा पक्ष कैसे आया, या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि दूसरा पक्ष पास में है या नहीं। अगले ही पल राक्षस राजा के सामने एक अंतरिक्ष दिखाई दी और जियोफैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। महाराज, वह मैं नहीं हूँ, राक्षस राजा अचंभित रह गया। जियोफैन वास्तव में वहाँ है? क्या यह आदमी हमेशा से यही रहा है, या अभी अभी आए हैं? राक्षस राजा का मन बहुत भ्रमित है। यह कोई गड़बड़ नहीं है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे हताश प्रयासों के लिए माफ करता हूँ, लेकिन भविष्य में तुम्हें मेरी पीठ पीछे मुझे डांटने की अनुमति नहीं है। हाँ, धन्यवाद महाराज। दानव राजा ने जल्दी से झुककर सलाम किया। उसने राहत की सांस ली। पिछले 300 वर्षों में जियाओफैन ने मानव राजा का सिंहासन पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। तुम कौन हो? व्ययान कबीले के दुष्ट व्यक्ति ने जियोफैन को बुरी नजर से देखा, लेकिन साथ ही वह भयभीत भी था, क्योंकि वह जियोफैन की सांस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। बैंग बैंग, लेकिन अगले ही पल वह और व्ययान कबीले के एक अन्य दुष्ट व्यक्ति रक्त धुंध में बदल गए। उनके शरीर नष्ट कर दिए गए। जियोफैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। लोगों को मारो, लोगों को मारो। परेशान क्यों होना? वे जियाओफैन से बात करने के योग्य नहीं हैं। दानव सम्राट वहीं सुन्न होकर खड़ा रहा। क्या इसका समाधान हो गया? जिस प्रतिद्वंद्वी से वह अभी अभी मौत तक लड़ी थी और जिसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, उसे जियोफैन ने लापरवाही से मार डाला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दानव राजा को लगा कि सब कुछ असत्य है। उसने अविश्वास में अपनी आंखें भी रगड़ी, ये सोचकर कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। जियोफैन ने उसे अनदेखा कर दिया और अगले ही पल उसने अपनी आत्मा से पूरे पाताल राज्य की खोज की। जो कोई भी हमारे क्यूशु को अपमानित करेगा, उसकी आत्मा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। जियोफैन की सांस फूट पड़ी और स्वर्गीय दंड और सांसारिक विनाश उसके हाथ में प्रकट हुए, अनगिनत दिशाओं में वार करते हुए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कशकश क्षेत्र के बाहर से आए अनगिनत दुष्ट प्रतिभाशाली लोग चमकीले रक्त पुष्पों में फूट पड़े। महाराज, महामहिम हैं। महाराज आपकी जय हो। महाराज अजय हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक से आए प्राणियों का एक समूह खुशी से झूम उठा और अत्यंत उत्साहित हो गया। दानव राजा अचेत अवस्था में था। क्या यह अंत है? अगले ही पल फिर उसने देखा कि जियाओफैन शून्य के एक कोने में देख रहा है और अपनी तलवार से वार कर रहा है। चुड़ैल देवता कबीले से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। चुड़ैल देवता कबीले के इस बूढ़े आदमी का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ओह, मरे हुओं को जानने की कोई जरूरत नहीं है, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा और उसे खुद मार डाला। इस व्यक्ति की कुछ ही सांसों में मौत हो गई। जियोफैन के पाताल लोक राज्य में आने के बाद उसने क्षेत्र के बाहर के बुजुर्गों को अंधेरे में छिपे हुए पाया। वजह साफ है, क्योंकि यह आदमी अपनी आत्मा का उपयोग राक्षस राजा को यातनाएं देते हुए देखने के लिए कर रहा है। ऐसा हुआ कि जियोफैन ने उनके आध्यात्मिक विचारों पर कब्जा कर लिया। जवाबी हमला करो और क्षेत्र के बाहर के अवशेषों को साफ करो, जियोफैन ने शांति से कहा। हाँ, दानव राजा सहमत हो गया। उसकी आंखों में अनंत ठंडी रोशनी दिख रही थी। बदला लेने का समय अंततः आ गया था। अगले ही पल जियोफैन शून्य को चीरता हुआ चला गया। क्यूशु में स्थिति स्थिर हो गई है। अगला कदम सभी अलौकिक राक्षसों को मारना है। जियोफैन के जाने के बाद वह झानहुआन प्रांत, मनहुआन प्रांत, युहुआन प्रांत, बहुआन प्रांत और किंगहुआन प्रांत गए। झानहुआंगझो को छोड़कर बाकी बड़े राज्यों में उनके खिलाफ मजबूत लोग हैं। ये कैंग को पहले जियाओफैन द्वारा झानहुआंगझो की रक्षा के लिए भेजा गया था और उसके साथ बड़ी संख्या में तियानजी संप्रदाय के ताकतवर लोग भी थे। इस समय ये कैंग को बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उसकी केवल आधी सांस ही बची थी, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी जीवित था। जियोफैन की मजबूत उपस्थिति के बाद झानहुआंगझो ने सफलतापूर्वक लड़ाई को हल किया, क्षेत्र के बाहर से अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों को दबा दिया और एक बाहरी बुजुर्ग को मार डाला। तब जियोफैन अन्य राज्यों की मदद के लिए दौड़ा। उनकी स्थिति जियोफैन की कल्पना से कहीं अधिक आशावादी है। उनमें से कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन क्षेत्र के बाहर से आए सभी बुजुर्ग मारे जाएंगे।
यद्यपि किंग हुआन बूढ़ा है, उसकी ताकत भयानक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि रहस्यमयी राक्षस ने लगभग पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। झाओ हुजी ने सील खोल दी और अपने विरोधियों का बलपूर्वक दमन किया। लियांग कान पतित मानव सम्राट की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति हुआ करता था और उसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। क्यूशु स्थिर जियो फैन अन्य 8 राज्यों का निरीक्षण करने के बाद वह तियानशेन राज्य लौट आया। तियानशेन झो पर जियोली का भौतिक शरीर सुनहरे बादलों से भर गया था और उसने अपने भौतिक शरीर की शक्ति का उपयोग अनगिनत जादुई हथियारों के हमलों का विरोध करने के लिए किया। मारना! जियोली हिंसक रूप से चिल्लाया। उसका शरीर प्राचीन जानवर जितना मजबूत था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अरे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे दबा नहीं सकता। वह शेर भी पागल है। जीवन संहारक क्षेत्र में इन राक्षसों को बुरी तरह पीटा गया। जब बात लड़ाई की आती तो जियोली पागल जैसा हो जाता था। भौतिक शरीर पर अत्याचार करने के लिए निर्भर रहना पूरी तरह से चोट के बदले चोट वाला दृष्टिकोण है। लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी तलवार से शियाओली पर वार किया और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने आपको अपने बैकहैंड से मुक्का मारा और आपके मुंह से खून बहने लगा। यह अभी भी जियोली का निम्न स्तर है। यदि वे जीवन संहारक क्षेत्र में पहुंच गए होते और उनके समान स्तर पर होते तो संभवतः ये लोग बहुत पहले ही मर गए होते। हाँ, इनका स्वाद बढ़िया होगा। शियाओली, इन्हें मत मारो, इन्हें मेरे लिए रख लो ताकि मैं फिर से खा सकूं। बूढ़ा शेर दहाड़ा और अपने होंठ चाटने लगा। अच्छा, जियोली ने सहमति जताई और फिर से दौड़कर वहां पहुंची। बैंग 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 बैंग, फिर से भीषण लड़ाई शुरू हो गई। जियो फैन ने अपने बेटे की तरफ की लड़ाई पर नजर डाली। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। मैं बस लीर को और अधिक अभ्यास करने देना चाहता हूँ। उसने दानव लोक की दिशा में देखा और उसकी आकृति गायब हो गई। दानव राजा को खून की उल्टियां होने लगी, उसके बाल बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे और उसने राज्य के बाहर मोक्ष के राज्य से आए कई राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लानत है, लानत है। लुओ तियान अभी अभी आया था और उसने उसे सांस लेने में मदद की, अन्यथा दानव सम्राट बहुत पहले ही गिर गया होता। लाल चुड़ैल ने पहले भी उससे मंदिर जाने को कहा था, लेकिन दानव सम्राट ने इनकार कर दिया। लुओ तियान स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ था और उसके पास उसका समर्थन करने का समय नहीं था। भाड़ में जाओ, बूढ़े आदमी। राहत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक अलौकिक राक्षस ने अपने हाथ में एक खूनी चाकू पकड़ लिया और उसे जबरदस्त बल से काट डाला। क्षेत्र के बाहर के राक्षस प्रतिभाएं क्यूशु से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि दानव राजा भी अकेले लड़ते समय केवल उन शक्तिशाली लोगों से ही निपट सकता है जो उससे 3 या 4 स्तर नीचे हों। दानव सम्राट, जो गंभीर रूप से घायल था, अब प्रतिरोध करने में असमर्थ था। अगर तुम्हें मारा गया तो तुम मर जाओगे। हमें एक साथ मरना होगा, भले ही हम मर जाएं। दानव राजा गुस्से से दहाड़ उठा और उसकी आत्मा असामान्य ऊर्जा से भर गई। उसकी सांसें अस्त व्यस्त थीं। उसने खुद को नष्ट करने और दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। लानत है, बूढ़े आदमी, तुम पर। सामने खड़ा अलौकिक राक्षस चौंक गया। इसकी कोई जरूरत नहीं। इस समय एक तलवार ऊर्जा चमक उठी। वह अलौकिक राक्षस एक क्षण में ही बिखर कर मर गया। जियो फैन, दानव राजा आश्चर्यचकित था। उसने जियो फैन के आने की उम्मीद नहीं की थी। ससुर जी, आप चिंता मत कीजिए। जियो फैन की आकृति प्रकट हुई, जो त्यांजू तलवार पकड़े हुए थी और कई तलवारों से वार कर रही थी। हुश हुश हुश, दानव सम्राट के क्षेत्र के अंदर और बाहर के सभी दुष्ट प्रतिभाशाली लोग एक ही पल में नष्ट हो गए। उसे जियो फैन ने खून की धुंध में काट दिया था। जियो फैन ने दानव राजा से बात नहीं की। वह अगले ही पल वहां से चला गया और दानव राजा के इलाके में चला गया। लेकिन जब वह पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। दानव भगवान युद्ध में मारे गए। दानव भगवान का क्षेत्र खून से भर गया और क्षेत्र के बाहर से आए प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह हत्या और लूट कर रहा था। चलो हम सब अंतिम संस्कार में चलें। जियो फैन बड़बड़ाया। जानलेवा इरादा भड़क उठा। लाल आकाश की राक्षसी लपटें दिखाई दी और पृथ्वी के केंद्र से अनगिनत आग ने जगह को आग के उग्र समुद्र में जला दिया। अनगिनत बाह्य प्राणी चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सब राख में बदल गए। जियो फैन जांच करने के लिए दानव राजा के क्षेत्र में गया। ये बूढ़ा आदमी सबसे अच्छी हालत में है। उसके हाथ और पैर ठीक हैं। दानव राजा भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वह दानव सम्राट और दानव भगवान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।
वह आपदा क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक अलौकिक दुष्ट विस्फोटक हथौड़ा का दमन कर रहा है। महाराज, आइए और मेरी सहायता कीजिए। दानव राजा तुरंत उत्साहित हो गया जब उसने जियोफैन को देखा। जियोफैन ने आह भरी और अपनी तलवार घुमाई। दानव राजा के साथ लड़ रहे अलौकिक राक्षस रक्तधुंध में बदल गए और गायब हो गए। लुओतियान के साथ दानव क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर है। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया जिनसे वे परिचित थे। जियोफैन अन्य युद्ध क्षेत्रों में गया और क्षेत्र के बाहर शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक जियोफैन ने कभी भी किसी विदेशी प्रतिभा के खिलाफ कदम नहीं उठाया है जिसका क्षेत्र आपदा क्षेत्र से नीचे है। ऐसा नहीं है कि जियोफैन दयालु है, लेकिन वह इसे क्यूशू के प्राणियों के परीक्षण पर छोड़ना चाहता था। वह सभी शत्रुओं का दमन कर सकता है, लेकिन क्यूशू के इन प्राणियों को भी खड़ा होना होगा। जियोफैन ने लुओतियान को देखा। यह आदमी बहुत ही भयंकर रूप से लड़ा। हालांकि वह घावों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी अड़चन पहले ही ढीली हो चुकी थी और यहाँ तक कि जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र की आभा भी बह रही थी। दयाया संसार उसे जीवन संहारक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। महाराज, क्या ये खत्म हो गया? लुओतियान ने उत्साह से अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। ये सही है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल जियोफैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तियानशेन राज्य के शून्य में प्रकट हुआ। मानव सम्राट का राजदंड सुनहरे बादलों से खिलता हुआ प्रकट हुआ। क्षेत्र के बाहर के सभी दुश्मनों का सिर काट दो और उनके खून से नहाओ। जियोफैन की आवाज जियोझोउ की भूमि में फैल गई और सभी के कानों में सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो सम्राट स्वयं उनके सामने खड़े हों। मारना, मारना, मारना। क्यूशू में जीव जंतु उबल पड़े और हत्या की मंशा एक एक करके फूट पड़ी, पहले से भी अधिक क्रूर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरी ओर उन प्रतिभाशाली राक्षसों को देखे जो क्षेत्र के बाहर से क्यूशू में प्रवेश कर गए। वे सभी अचंभित थे। जीवन विनाश क्षेत्र और आपदा उन्मूलन क्षेत्र के सभी प्रमुख राक्षसों का वध कर दिया गया। यहाँ उनका क्या उपयोग है? मरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह नहीं कहा जाता है कि यह गुलामों की दुनिया है और सबसे मजबूत राहत क्षेत्र है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गुलाम दुनिया ने जवाबी हमला किया और हम शिकार बन गए। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। क्षेत्र के बाहर के जीव चिल्लाते रहे, लेकिन यह अफसोस की बात है उनके पास बच निकलने का कोई मौका नहीं था। इसका एकमात्र परिणाम क्यूशू में मरना है। ये नरसंहार 7 दिन और रात तक चला। क्यूशू में प्रवेश करने वाले सभी प्रतिभाशाली राक्षस या तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। जियोफैन तियानशेन राज्य के आकाश पर खड़ा था, शून्य के अंत को देख रहा था। सिस्कारी, पास ही एक अंतरिक्ष दिखाई दी। बूढ़ा आदमी किंगहुआंग आया। उनकी आभा क्षीण होती जा रही थी और यह स्पष्ट था कि उनका जीवन छोटा था तथा उनकी ऊर्जा समाप्त होने वाली थी। मैं सीनियर से मिल चुका हूँ, जियोफैन ने सलाम किया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप मानव सम्राट हैं, अब आपको श्रद्धांजलि देने की मेरी बारी है, किंगहुआंग ने हंसते हुए कहा। वेई झोंगशान ने पहले ली जुवानकांग और नेदरवर्ल्ड प्रांत के पूर्व शाही परिवार के पूर्वजों के परिणामों को यातना दी थी। वह मृत्यु ऊर्जा का स्रोत किंगहुआंगझोउ के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर है। वहां एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी था जिसकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर मौत का माहौल था। उनकी तकनीक अत्यंत विशिष्ट है। यह मृत्यु की ऊर्जा को साधन के रूप में प्रयोग करती है और ये तकनीक अत्यंत हीन और बुरी है। दोनों को बूढ़े आदमी की विरासत मिली। बूढ़े आदमी ने उनसे कहा कि मजबूत होने के बाद उन्हें क्यूशू के लिए लड़ना चाहिए और क्षेत्र के बाहर राक्षसों को मारना चाहिए। दोनों सहमत हुए। इसके अलावा किंगहुआंग ने ली जुआनकांग को ये भी बताया कि तियानजी संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद नियमों को दरकिनार करने के लिए मृत्यु ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। यदि संभव हो तो उन्हें आशा थी कि ली जुआनकांग को नियमों की शक्ति मिल सकेगी। जब जियोफैन को इस बारे में पता चला तो उसने वेई झोंगशान को चुप रहने और इसका जिक्र न करने के लिए कहा। 100 साल पहले जब वह काफी शक्तिशाली हो गया था तो वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया और किंग सम्राट से मिला। उससे बात करो और सच्चाई जान लो। मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है। मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्यूशू में मुझे उम्मीद की एक किरण दिख रही है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। 70,000 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वापस मुड़ने का मौका मिलने में इतना समय लगेगा। किंगहुआंग ने ठहाका लगाते हुए कहा। वरिष्ठ, क्या आप अब और नहीं रुक सकते?
जियो फैन ने पूछा। मैं अभी भी कुछ समय तक टिक सकता हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह मानव सम्राट ही था जिसने मुझे जीवित रहने और क्यूशु को बचाने के लिए कहा था, इसलिए मैं इस आपदा के बारे में चिंतित हूँ। किंग हुआंग ने आह भरी। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सिस्कारी शून्य में एक और दिखाई दी। लियांग कांग पहुंचे। महाराज। लियांग कांग बहुत उत्साहित था, लेकिन उसकी सांस धीरे धीरे फूल रही थी और वह बहुत कमजोर हो गया था। किंग हुआंग भी यही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित हो। बूढ़े आदमी को देखकर लियांग कांग की आंखें चमक उठीं। यह अफसोस की बात है लियांग कांग, तुम गायब होने वाले हो। किंग हुआंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति उदासी से भरी हुई थी। वे सभी एक ही युग के हैं। परिणामस्वरूप अब चीजें बदल गई हैं और हर बूढ़ा आदमी जो अभी जीवित है मरने वाला है। हे, अगर वह गायब हो गया तो वह गायब हो जाएगा। क्या बड़ी बात है। जियोझो के पास एक रास्ता हो सकता है और मैं मर जाने पर भी शांति से आराम कर सकता हूँ। लियांग कांग हंसा। ये सुनने के बाद किंग हुआंग ने धीरे से सिर हिलाया। ये बात तो सही है। इसके अलावा तुम बूढ़े आदमी जल्द ही मरने वाले हो। तुम रास्ते में अकेले नहीं रहोगे। हाँ। किंग हुआंग का चेहरा कई बार झटका। ये देखकर कि लियांग कांग गायब होने वाला था, उसने आह भरी और उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, जियो फैन ने उदास भाव से धीरे से कहा। लियांग कांग और अन्य लोग 70,000 वर्षों से मृत हैं। बात बस इतनी सी है कि पतित मानव सम्राट ने आत्मा को गुप्त क्षेत्र में फंसाने के लिए असाधारण साधनों का प्रयोग किया। अब यही अंतिम परिणाम है। अन्य बख्तरबंद योद्धा गायब हो गए हैं। केवल लियांग कांग ही शक्तिशाली है और उसने 7 दिन की सीमा पार कर ली है, लेकिन वह गिरने वाला है। महाराज, मेरे पुराने मंत्री मरने से पहले एक अच्छी हत्या कर सकते हैं और वह बहुत खुश महसूस करेंगे। लियांग कांग ने हंसते हुए कहा कि वह कमजोर होता जा रहा था और उसकी आत्मा विलुप्त होने वाली थी। क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? जियो फैन ने धीरे से पूछा। अगर कोई मौका है तो मुझे आशा है कि महामहिम हमारी ओर से चुड़ैल भगवान कबीले और व्ययान कबीले के सभी जानवरों को मार सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियांग कांग ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी अनिच्छुक थीं। निश्चित रूप से, जियो फैन ने सिर हिलाया। धन्यवाद महाराज। लियांग कांग एक घुटने पर बैठ गया। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया और उसकी आवाज भी कमजोर और छोटी हो गई। महाराज, मुझे आशा है कि आप क्यूशु के लोगों के लिए जीवन का एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियांग कांग अपनी अंतिम ताकत से चिल्लाया और उसका पूरा शरीर शून्य में गायब हो गया। किंग हुआंग ने उदास होकर अतीत को याद करते हुए आह भरी। एक बार वे युवा और तुच्छ थे, पिछले मानव सम्राट का अनुसरण करते हुए, अनगिनत दुश्मनों को दबाते हुए और अंततः हुंगतियन स्टार क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए और क्यूशु क्षेत्र खोल दिया। इसका परिणाम आज की गुलाम दुनिया है। अवश्य, जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें दृढ़ता से भरी हुई थीं। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं और मुझे वापस जाकर आराम करने की जरूरत है। मैं बाद में आऊंगा। किंग हुआंग ने आह भरी, मुड़कर चला गया। धन्यवाद सीनियर, जियो फैन ने धीरे से कहा। सिस्कारी शून्य में एक और दिखाई दी। हालांकि शून्य में ये बहुत बड़ी है। प्राचीन दानव बाहर आया और जियाओ फैन को बुरी नजर से देखने लगा। क्या आप सचमुच मानव सम्राट हैं? नहीं तो, जियो फैन मुस्कुराया। तुम ही थे जिसने मेरे भूमिगत महल में घुसपैठ की और मेरे जीवन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत क्रिस्टल को छीन लिया। यह नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। वह कौन है? बहस मत करो, मैंने साफ देखा कि वह तुम ही थे। यह मेरी पत्नी है तो यह आप नहीं है। उस समय वह मेरी पत्नी नहीं थी। ये पहली बार था जब हम मिले थे, जियो फैन ने शांति से कहा। विशालकाय के भूमिगत महल में घुस गया। चांगसुन निंग ने विशालकाय कांस्य ताबूत में घुसकर प्रतिद्वंद्वी का खजाना छीन लिया। ये कार्य लुओ तियान द्वारा दिया गया था। परिणाम उस समय दैत्य जाग गया और उसे यह बात अच्छी तरह याद आ गई। लड़के, स्रोत क्रिस्टल कहाँ है? विशाल ने अपने दांत पीस लिए। सोर्स क्रिस्टल, सोर्स स्टोन से भी ज्यादा कीमती खजाना है। इसमें बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति है। इसका इस्तेमाल वह सोने और जिंदा रहने के लिए करता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे बाद में पूछ सकता हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। तू दानव क्रोधित हो गया। वह तो जियो फैन को सबक भी सिखाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे हरा नहीं सका। मुझे अपने मूल के बारे में बताओ।
तुम क्यूशू से नहीं हो? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह आदमी कोई दुश्मन नहीं है, सिवाय उसके क्यूशू की मदद करने के। उनमें से व्यायाम जनजाति के एक मजबूत व्यक्ति के शरीर का उपयोग उनके गुप्त क्षेत्र में एक संरचना के रूप में किया गया था। दादी, जब मैंने यह बात उठाई तो क्यूशू में आना दुर्भाग्यपूर्ण था। अचानक युद्ध छिड़ गया। मैं उस समय वहां से जाना चाहती थी, लेकिन क्यूशू के सम्राट ने मुझे शर्तों पर बातचीत करने और भविष्य में क्यूशू की मदद करने के लिए कहा। अन्यथा उसने मुझे मार डाला और फिर मैंने शर्तों पर बातचीत की और अंत में उस गुप्त क्षेत्र को खोल दिया और एक शक्तिशाली वेयान कबीले के सदस्य के शरीर को गठन में फेंक दिया ताकि मैं गहरी नींद में रहूं। अगर 9 प्रांतों की तबाही ने मुझे जीत की उम्मीद जगाई तो मैं लड़ूंगी। उसने मुझे स्रोत क्रिस्टल भी दिया। यह मेरे लिए अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने और अपने शरीर को अविनाशी बनाए रखने की शर्तों में से एक है। विशाल ने शिकायत की। वह बहुत क्रोधित था। स्रोत क्रिस्टल के बिना जियोझो इस आपदा से निपटने में सक्षम नहीं होता। उसे अपनी मूल जीवन शक्ति का उपभोग करना होगा। एक स्रोत क्रिस्टल का टुकड़ा तुम्हें इतने लंबे समय तक पकड़े रहने की अनुमति देता है। जियो फैन ने चौंक कर कहा, ये वाकई एक खजाना लगता है। किसने कहा कि यह एक टुकड़ा था? पहले तो बहुत सारे थे और मेरे शरीर पर भी कुछ हैं। इसके बारे में मत सोचो। मैंने प्राचीन जनजाति की गुप्त विधि का उपयोग किया और भौतिक शरीर को सक्रिय रखने के लिए कांस्य ताबूत के साथ जोड़ा। विशाल ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। अच्छा ऐसा है। जियो फैन ने सिर हिलाया। अंततः उसे विशालकाय की उत्पत्ति समझ में आ गई। हालांकि दूसरे पक्ष ने यह बात शांति से कही, लेकिन यह निश्चित रूप से सरल नहीं है। जियो फैन ने पहले भी उसका विशाल कांस्य ताबूत देखा था। यह कोई साधारण बात नहीं है। जियो फैन ने कांस्य ताबूत की उत्पत्ति के बारे में पूछा, लेकिन प्राचीन विशालकाय ने बताने से इनकार कर दिया। ठीक है, मुझे बताओ, उस समय मेरा स्रोत क्रिस्टल कौन ले गया था? अब वह कौन है? विशाल ने दांत पीसते हुए कहा। वह अब जियाओ फैन को नहीं हरा सकता। वह जियो फैन की पत्नी से बदला नहीं ले सका। तो फिर उस व्यक्ति के लिए मुसीबत खड़ी करो। ओह रुको। जियो फैन ने एक जेड पर्ची निकाली और लुओ तियान से संपर्क किया और कहा कि एक पुराना दोस्त उसे ढूंढ रहा है। जियाओ फैन का संबंध मिलते ही लुओ तियान तुरंत वहां पहुंचा। कौन? मेरा पुराना दोस्त कहां से आया? लुओ तियान ने प्रकट होकर आश्चर्य से पूछा। ये वह है। विशालकाय व्यक्ति धीरे धीरे बोला और अमित्र भाव से लुओ तियान को घूरने लगा। तुम कौन हो? लुओ तियान आश्चर्यचकित हुआ और अचानक उसके दिल में धड़कन महसूस हुई। चांगसुन उसे बताना चाहता था कि वुहुआंगझो के गुप्त क्षेत्र में क्या हुआ था। उसे तुरंत पता चल गया कि उसे जियो फैन ने धोखा दिया है। मुझे कुछ कहना है और अलविदा कहना है। लुओ तियान जल्द ही जा रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है। क्या विशाल उसे जाने देगा? छोटे शैतान, तुमने मेरा स्रोत क्रिस्टल चुरा लिया और मुझे सैकड़ों साल का जीवन गंवाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशालकाय ने कार्रवाई की और हमला किया। लुओ तियान ने अपना सिर पकड़ लिया और मार खाने के बाद बार बार चिल्लाते हुए भाग गया। वह किसी विशालकाय को नहीं हरा सकता। जियो फैन, तुमने मुझे धोखा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ तियान ने लगातार शिकायत की। जब मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं गुप्त क्षेत्र में लगभग मर ही गया था। जियो फैन ने अपने होठों को मोड़ लिया। विशाल भूमिगत महल में वापस आकर उसे लगभग धोखे से मार डाला गया। अगर लुओ तियान ने झांग सुन निंग और अन्य को मिशन को अंजाम देने के लिए नहीं भेजा होता, क्या गुप्त क्षेत्र अचानक खतरे में पड़ सकता है? लुओ तियान इस सब के लिए जिम्मेदार है। ये सही है, ये सब उसकी गलती है। मेरा स्रोत क्रिस्टल कहाँ है? इसका प्रयोग करो। अब इसका प्रयोग मत करो। मैंने तुम्हारे पूर्वज को चोदा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ तियान, भाई, अपनी जान बख्श दो। अंत में लुओ तियान को एक ब्लास्ट से पीटा गया और लंगड़ाते हुए छोड़ दिया गया। जाने से पहले उसने जियो फैन को एक गहरी नजर से देखा। मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगा। जियो फैन। लुओ तियान को जियो फैन ने भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई थी। उसे बुलाने से अंततः उसे धोखे से पीटा जाएगा। विशाल ने राहत महसूस करते हुए ताली बजाई। यह अफसोस की बात है कि युआन जिंग गायब है। ओह, ये कमीना। मैंने जियाओ फैन के साथ अगले कदमों पर संक्षेप में चर्चा की। विशाल भी चला गया। सिस्कारी, अगला नाम झाओ वूजी का है। वह थोड़ा उदास दिख रहा था। जब 7 दिन पूरे हो गए तो लियांग कान की मृत्यु हो गई होगी। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? झाओ वूजी ने आदरपूर्वक पूछा।
9 प्रांतों के प्राणी एक साथ इकट्ठे हुए हैं और आपको उन सभी को आत्मा जानवर की थैले में डालने के लिए जल्दी करना होगा। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, झाओ वूजी चले गए। अगले आधे महीने के भीतर तियानशेन राज्य में सभी प्रमुख जातियों ने अपने कुलों के लोगों को इकट्ठा किया और सभी कुलों के लोगों को आत्मा पशु थैलों में डाल दिया। ये कैंग और अन्य लोग तियानशेन राज्य में मानव जाति के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य 8 राज्यों के शाही परिवारों ने राज्य में जीवित प्राणियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सभी 3 कुलों ने उन्हें एकत्र किया और उन सभी को आत्मिक पशु थैले में एकत्र किया गया। लेकिन आत्मा जानवर बैग बस पर्याप्त नहीं है। लेकिन सौभाग्य से इस बार क्षेत्र के बाहर से प्रतिभाशाली राक्षस आक्रमण करने आए और वे बहुत अमीर थे। भंडारण कंगन और भंडारण अंगूठियों के अलावा उनके पास आत्मा जानवर के छल्ले और आत्मा जानवर कंगन जैसे जादुई हथियार भी थे। इन जादुई हथियारों का भंडारण स्थान बड़ा होता है तथा इनमें अधिक प्राणी रखे जा सकते हैं। क्यूशु में सभी प्राणियों को इकट्ठा करने में आधा महीना लग गया। ये खरबों जीवित प्राणी हैं। इसमें मानव, दानव, राक्षस और यहाँ तक कि साधारण मनुष्य भी साथ लाए गए हैं। मंदिर दिव्य मंदिर में वापस आ गया है। 2 महीने बाद ए मियाओइन, लेंझाके, रेडविच, गुरुई, नांगोंग लिंगक्सुआन, चांगसुन निंग, लॉन्ग कैवे, चियुलियान शांग, झाओ यानफू और अन्य सभी वहाँ हैं। जियाओली और जियाओ किंग भी वहाँ हैं। बाद में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी माँ और चाची का अच्छे से ख्याल रखना, समझती हो? जियो फैन ने धीरे से हंसते हुए कहा। मैं समझ गया, पिताजी। जियोली ने सहमति जताते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। जियाओ किंग एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, क्या आप मर जाएंगे? नहीं, जियो फैन ने बहुत गंभीरता से कहा। याद रखो, पिताजी कभी नहीं मरेंगे, समझे? अच्छा, जियाओ किंगेर ने सहमति जताई। थोड़ी देर बाद जियोजिन और बूढ़ा शेर भी आ गए। एसएस झाओ वूजी, प्राचीन विशालकाय और किंग हुआन भी आए। महाराज, क्या आपके पास कोई अन्य निर्देश हैं? झाओ वूजी ने सम्मानपूर्वक पूछा। अगर और कुछ नहीं तो उनकी रक्षा करो, जियो फैन ने कहा। हाँ अनुभवी, अपना आदेश ले लो। झाओ वूजी एक घुटने पर बैठ गया। जियो फैन ने बूढ़े शेर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शेर राजा, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। चिंता मत करो, बूढ़े शेर ने अपने होठों को मोड़ा। बहुत अच्छा बड़े भाई, जियोजिन हार मानने को तैयार नहीं दिखे। चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन, अपना ख्याल रखना। जियो लैंग, जिंदा रहो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मियाओइन, लैन झांके और अन्य सभी ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, याद रखना। जियो फैन फुसफुसाया और फिर उसने सभी को मानव सम्राट के राजदल में ले लिया। बाहरी दुनिया, केवल जियाओ फैन, किंग हुआंग और प्राचीन विशालकाय ही बचे थे। यहाँ हो वानली भी है, जो 70,000 वर्षों से मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा युवानशेन राज्य में रहा है। सम्राट के राजदल के अंदर ये भंडारण स्थान अपनी ही दुनिया है। आजकल ये स्थान भंडारण बैगों और कुछ भंडारण अंगूठियों और भंडारण कंगनों से भरा हुआ है। लुओ तियान, ये कैंग, निंग्यान, यानपिंग, झेंग तियान युवान और अन्य सभी वहाँ थे। दानव सम्राट और दानव राजा भी वहाँ मौजूद हैं। साथ ही वे शक्तिशाली पुरुष भी मौजूद हैं जो दानव जाति की प्रमुख जातियों से बचकर आए थे। इसमें मो जिंग युआन, जियान वयु, वे झोंगशान, युनचे, युनलो, न्यू जिंगजुन, न्यू गुईवांग और अन्य भी हैं। उनके अलावा बाकी सभी लोग आत्मिक पशु की थैली में हैं। क्या ये सफल होगा? दानव राजा ने गहरी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अंत में जीवित रहूंगा या नहीं। दानव राजा ने धीरे से कहा। चाहे तुम कैसे भी बचो, बदला लेना मत भूलना। ये कैंग ने ठंडे स्वर में कहा। हर कोई चुप था और माहौल बेहद निराशाजनक था। इनमें झाओ वूजी भी शामिल हैं। 9 प्रांतों के ऊपर अब कोई जीवन नहीं बचा है। पिछले युद्ध के बाद ये स्थान अब अस्त व्यस्त हो गया है और पूरी तरह खंडहर बन गया है। महायुद्ध में सभी जातियों के घर नष्ट हो गए। क्या पिछली हर आपदा इसी तरह खत्म हुई थी? जियो फैन ने धीरे से पूछा। हाँ, ऐसा हर बार होता है। क्षेत्र के बाहर से बदमाश आते हैं, मारते हैं, लूटते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर मूड अच्छा है तो वे क्यूशु से कुछ सुंदर सुंदरियों को भी चुनकर खेलने के लिए ले जाते हैं। उनके साथ सुअरों और कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं, किंग हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। वरिष्ठ, आप वास्तव में राजदंड में प्रवेश कर सकते हैं, जियो फैन ने झिझकते हुए गहरी आवाज में कहा।
किंग हुआंग ने हंसते हुए कहा, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा। इस टूटे हुए शरीर के साथ मैं और अधिक कर सकता हूँ, बशर्ते मैं अधिक योगदान दे सकूं। प्राचीन दानव चुप रहा। जियोफैन ने कुछ और नहीं कहा, धीरे से आह भरी और मानव सम्राट का राजदंड अपने शरीर में डाल लिया। उनके दाहिने हाथ में स्थित अथाह दिव्यमाला से प्रकाश की 9 रंगों की किरणें निकलती हैं। अगले ही पल जियाओफैन जुक्सियाओ के शीर्ष पर आया और उसने धीरे से कहा, जियोझो के जनरल अपने कोकून से बाहर निकलेंगे और पुनर्जन्म लेंगे। उन्होंने इन वर्षों में कड़ी मेहनत की है। अनंत दिव्य मोती थोड़ा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रहा हो और कराह रहा हो। क्यूशू में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। ये बारिशें तो मानो धरती और आसमान रो रहे हों। पिछले 70,000 वर्षों से क्यूशू अत्यंत दयनीय रहा है। क्यूशू की दुनिया और मानव सम्राट के जादुई हथियार सबसे स्पष्ट हैं। आज वे मौन हो जाएंगे और अपनी अंतिम चमक में खिल जाएंगे, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। लेकिन उन्हें इसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वे अपने बलिदान का उपयोग क्यूशू के भविष्य के लिए कर सकते हैं। टूटा हुआ, जियाओफैन ने बारिश के नीचे धीरे से कहा। अनंत दिव्य मोती अचानक टूट गया। अनगिनत 9 रंग के सितारा बिंदु चमकते हैं, जिनमें क्यूशू की शक्ति समाहित है। अगले ही पल क्यूशू का स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ड्रैगन नसों की शेष सभी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकत्र हुई, महान भाग्य के ड्रैगन का निर्माण किया, ऊपर की ओर उड़ते हुए और जियोफैन की ओर दौड़ पड़े। भाग्य के अनगिनत ड्रैगन आकाश को चीरते हुए जियोफैन के शरीर में उड़ गए। जियोफैन की आभा लगातार बढ़ती गई और डरावनी हो गई। बूम! आकाश और पृथ्वी के बीच बहुत जोर का शोर हुआ। जियोफैन को एक पल में जीवन काटने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया, और कुछ सांसों के बाद वह जीवन काटने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस शिखर पर भी उनकी आभा अभी भी पागलपन की तरह बढ़ रही है और सिकुड़ रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन का चेहरा लाल हो गया और उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर को फाड़ने वाली थी, लेकिन वह अभी भी डटा हुआ था और इस अचानक बल को सहन कर रहा था। धीरे धीरे भाग्य का ड्रैगन शांत था और जियोफैन ने बलपूर्वक सारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। और क्यूशू की भूमि, अब जमीन सूखी और फटी हुई है, पहाड़ और नदियां सूख गई हैं और आसमान काला हो गया है। क्यूशू की सारी मूल शक्ति उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई है। यही कारण है कि वह जीवन विनाशकारी क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी है। यदि वह इसमें हस्तक्षेप करता है तो क्यूशू के प्राणियों को शक्तिशाली बनने का अंतिम अवसर मिलने में देरी हो जाएगी। आज जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ वैसा ही था जिसकी जियोफैन ने पहले से उम्मीद की थी। क्यूशू एक बंजर भूमि बन गया है। ये संसार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेगा। अब से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्यूशू के जीव बाहरी दुनिया में पनपेंगे और जीवित रहेंगे। शून्य के ऊपर एक आकाशगंगा के समान चमकदार प्रकाश का पर्दा दिखाई दिया। ये चैनल है क्यूशू छोड़ो और उस मार्ग को अपनाओ जो राक्षसों को क्षेत्र के बाहर से वापस लाता है। जियोफैन ने शुरू में कई अलौकिक प्रतिभाओं को दबा दिया और उन्हें वेई झोंगशान को सौंप दिया ताकि वही ये पता लगाने के लिए मजबूर हो सके कि निकास मार्ग कब खोला गया था। आप दोनों कृपया मेरे साथ लड़ने के लिए आओ। जियोफैन की आंखें असीम लड़ाई की भावना से भरी हुई थीं और उसने शून्य में प्रकाश पर्दे को देखा। मेरे टूटे हुए शरीर का उपयोग क्यूशू के वंशजों के लिए रास्ता खोलने के लिए करें। बूढ़े किंग हुआंग ने एक कदम बढ़ाया और शून्य में उड़ गया। उसका रूप अब बूढ़ा नहीं हो रहा है, बल्कि समय को पीछे ले जा रहा है, युवावस्था की ओर परिवर्तित हो रहा है, मृत ऊर्जा से दूर हो रहा है और पुनर्जन्म ले रहा है। वरिष्ठ, जियोफैन ने बड़बड़ाया। किंग हुआंग ने अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी, अपनी चरम शक्ति तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ओह, मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ। प्राचीन दानव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं, जिनमें असीम शक्ति समाहित थी। वे तीनों एक साथ खड़े हुए और अपनी चरम अवस्था में आकाशगंगा के प्रकाश स्क्रीन की ओर दौड़ पड़े। क्यूशू की भावी पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनाएं। दूर से जियाओफैन को जाते हुए देख रहे हैं। होवनली मंदिर पर जियोफैन के सामने दोनों घुटनों पर बैठ गई। मुझे आशा है कि महाराज पहली लड़ाई जीतेंगे। जैसे ही आवाज गिरी, होवनली का शरीर धीरे धीरे विलुप्त हो गया। मूलतः भव्य मंदिर खंडित हो गया और धीरे धीरे शून्य में लुप्त हो गया। वह 70,000 साल पहले मंदिर से जुड़े थे और मंदिर जियोझो की संपत्ति थी। जियोझो गायब हो गया, मंदिर गिर गया और होवानली की मृत्यु हो गई।
जियोफैन प्राचीन विशालकाय और किंग हुआन बलपूर्वक चमकदार तारों वाले प्रकाश पर्दे में घुस गए। गायब हुआ। जियोझोउ में भारी बारिश हुई और धीरे धीरे बारिश कम होती गई। बारिश रुक गई। जमीन से ऊपर आग का एक अंतहीन समुद्र उठ गया। पूरी दुनिया जल रही थी, यहाँ तक कि मूलतः था समुद्री क्षेत्र भी जल रहा था। दुनिया के बाहर बाहर चमकता हुआ तारों वाला प्रकाश पर्दा। वेयान कबीले और वुशेन कबीले के दसियों हजार शक्तिशाली पुरुष वहां खड़े थे। साथ ही कई छोटी जातियां भी थीं जिनका इन दोनों कबीलों से घनिष्ठ संबंध था। उनकी विभिन्न सेनाओं में भी प्रतिभाशाली और राक्षस थे जो प्रशिक्षण के लिए जियोझोउ दास दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। इन लोगों का आभामंडल अत्यंत शक्तिशाली है, विशेषकर उन दो जनजातियों के बुजुर्गों का जो यहाँ के प्रभारी हैं। उनकी ताकत और भी अधिक भयानक है, जिससे लोग सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते और वे अपने आप को उनके अधीन महसूस करने से नहीं रोक पाते। गुलामों की दुनिया खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सबसे ज्यादा मूल निवासियों का शिकार करेगा? वेयांग जनजाति के एक बुजुर्ग ने कहा। उसका नाम है बी। वेयांग जनजाति के बुजुर्गों में से एक, और वह बहुत शक्तिशाली है। 3 सिर एक ही समय में 3 अलग अलग लोगों को देख रहे थे। हे, मुझे लगता है कि यह शांग झान है, वुशेन जनजाति के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। शांग झान आपके कबीले से है। बेशक आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे कबीले का निंगशूंग ज्यादा हत्याएं कर सकता है। वेयान कबीले की एक महिला बुजुर्ग ने धीरे से कहा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके तीनों चेहरे सुंदर और दिल को छू लेने वाले थे। यदि आप केवल उसके स्वरूप को देखें तो वह अधिक से अधिक 20 वर्ष की प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वह 1 लाख वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वह 70,000 साल पहले जियोझोउ पर हमला करने की लड़ाई में भाग लेने वाले शक्तिशाली पुरुषों में से एक थी। लियान जिलान, निंगशूंग अच्छा है, लेकिन शांग झान भी बुरा नहीं है, वुशेन जनजाति के बुजुर्ग ने अभी अभी बोलते हुए कहा। उसका नाम है झोंग गैंग। वह वुशेन कबीले में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और उनकी ताकत अत्यंत शक्तिशाली है। यह अजीब है कि अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है। लियान जिलान आश्चर्यचकित था। पिछले वर्षों में परीक्षण के बाद गुलाम दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग बाहर निकल जाते थे, लेकिन यह ... उद्धरण चिन्ह। शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसे देरी हो गई। आखिरकार 2 दुनियाओं के बीच अवरोध चैनल अस्थिर है और हर 10,000 साल में एक बार ही खुलता है, बी ने धीरे से कहा। ये सही है। हर कोई अपनी दृष्टि को आकाशगंगा के उज्ज्वल प्रकाश पर्दे में बंद करके विभिन्न जातियों के राक्षसों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी राय में विभिन्न जातियों के उन शक्तिशाली राक्षसों को गुलाम दुनिया में प्रवेश करते समय कोई खतरा नहीं होगा। गुलाम दुनिया का हर राज्य गुप्त रूप से सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा संरक्षित है। ये दास दुनिया जो 10 लोगों को भेद नहीं सकती, यदि लोकभंग स्तर का प्राणी गलती से पैदा भी हो जाए तो भी निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं पैदा करेगी। पिछले 70,000 वर्षों से यही स्थिति है। जियोझोउ के अलावा एक गुलाम दुनिया के रूप में वुशेन कबीले और वेयान कबीले जैसी जातियां अन्य गुलाम दुनियाओं पर भी नियंत्रण रखती हैं। कुछ का उपयोग राक्षसों को पालने के लिए किया जाता है, कुछ का उपयोग गुलाम बनाने और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, और इनके उपयोग अलग अलग हैं। जब तक ये दोनों जातियां मौजूद रहेंगी, उनके द्वारा नियंत्रित गुलाम दुनिया के मूल निवासी कोई हलचल पैदा नहीं कर सकेंगे। हिस अचानक चमकदार प्रकाश पर्दे से हल्की सांस का उतार चढ़ाव हुआ और 3 आकृतियां प्रकाश पर्दे के निकास के करीब आ गईं। बाहर आओ, बैरियर के बाहर किसी ने चिल्लाकर कहा। हर कोई यह जानने की उत्सुकता में उसकी ओर देख रहा था कि कौन आएगा। क्या वह वुशेन कबीले का दुष्ट होगा या वेयान कबीले का दुष्ट होगा या अन्य जातियों का दुष्ट होगा? लेकिन अगले ही पल अनगिनत लोग दंग रह गए, क्योंकि ये 3 लोग कौन हैं? मारना, गॉडफॉल, जियोफैन चिल्लाया और चरम शक्ति के साथ उसने एक साथ फीनिक्स धर्म छवि और लाल आकाश दानव ज्वाला प्रदर्शित की। 10 लाख फुट ऊंची फीनिक्स धर्म प्रतिमा से पवित्र चमक निकल रही थी और पास की लपटें एक महासागर बन गईं। प्राचीन दैत्य के प्रकट होते ही उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं और बिना कुछ कहे उसने आसपास के क्षेत्र पर लगातार सैकड़ों बार मुक्का मारा। प्रत्येक घूंसे में असीम शक्ति निहित थी। मारना, किंग हुआन चिल्लाया। वह अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था। उसकी ताकत शून्य क्षेत्र में वापसी से आगे निकल गई और वह 100 हाथियों के क्षेत्र में आ गया। किंग हुआन की मौत जैसी आभा बढ़ गई और आसपास का क्षेत्र तुरंत असीम मौत जैसी आभा से ढक गया, जिससे क्षयकारी आभा फैल गई। यहाँ के दुश्मन बेहद ताकतवर हैं और यह क्षेत्र बाहर के प्राणियों का भी क्षेत्र है।
उन्हें अपना रास्ता निकालना ही होगा। यहाँ फंसने का एकमात्र परिणाम मौत है। क्या क्या चल रहा है? ये गुलाम राज्य के प्राणी हैं, वे बाहर भाग गए, जल्दी से उन्हें दबाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुलाम साम्राज्य के प्राणी इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ देर के लिए आसपास का क्षेत्र अफरा तफरी में रहा। गुलाम राज्य के प्राणी भाग निकले, और वे इतने मजबूत हैं। जाना, किंग हुआन चिल्लाया। जियोफेन और प्राचीन विशालकाय ने सिर हिलाया, हवा में उड़ गए और दूर चले गए। बाहरी दुनिया में प्रवेश करने से पहले जियोफेन ने सीखा कि हुंगतियन स्टार डोमेन के कानूनों की शक्ति पूर्ण थी। अंतरिक्ष बेहद ठोस था और आध्यात्मिक शक्ति जियोझोऊ की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। यहाँ भले ही आप रिफाइनिंग दाउ क्षेत्र तक पहुंच जाएं, आप शून्य को नहीं चीर सकते। इसलिए उनके लिए बचने का एकमात्र रास्ता खुद पर भरोसा करना है।